हाय स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का बताया था कि टोटल 5 यूनिट आप लोग को पढ़ना है, जिसमें 4 यूनिट का वीडियो चल गया था और यूनिट 5 का भी एक वीडियो गया था। अब यूनिट 5 का ये देखिए सेकंड वीडियो है। यूनिट 5 का ये आपका सेकंड वीडियो है, देखिएगा। यूनिट 5 का ये आपका सेकंड वीडियो है। यूनिट 5 का आपका एक वीडियो पहले चला गया है, ये आपका सेकंड वीडियो है। आइए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है। जस्ट आपको फरवरी में यूनिवर्सिटी तो एग्ज़ाम ले ही लेगी। ये जो चाहे मगध आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, चाहे जितना भी आपका मगध यूनिवर्सिटी है, लोग सब एग्जाम तो ले ही लेगा। देखिएगा फर्स्ट जिनके पास सेमेस्टर वाइज है, आगे देखिएगा ये जो और कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ सभी के लिए सेम आपका है। आर्ट्स वाले को, साइंस वाले, जिनके पास भी ये आपका सिलेबस में है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, तो उनका सभी का सिलेबस यही है। जिनका भी सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, सबका सिलेबस यही है। ठीक, देखिएगा आप लोग को यूनिट 5 का एक वीडियो चल गया था, ये हम आपका सेकंड वीडियो है। सारे स्टूडेंट कॉपी में नोट कर लेना सब देख के, और कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको जो भी डाउट है, जो भी आपका समस्या है, सारे समस्या हम आपको क्या करें, सोल्व करें। चलिए देखिएगा, सबसे पहले समराइजिंग तो हम आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ये आपको फर्स्ट वीडियो में हो चुका है। चलिए अगला टॉपिक जो आपका है पैराफ्रेजिंग। क्या होता है पैराफ्रेजिंग? मतलब आपका होता है कि किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी टेक्स्ट को शॉर्ट फॉर्म में लिखना, किसी भी टेक्स्ट फॉर्म को सिंबल के रूप में दिखाना। सिंबल मतलब समझ में आ गया ना? जैसे हम आपको कुछ किसी को बुलाना चाहते हैं तो हम मुझसे बोलें क्या दे इधर सुनो, या नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हैं सुनो। इस तरह से बोलते हैं तो सामने वाले को लगता है ना कि वो व्यक्ति हमको बुला रहा है। तो देखिए ये जो आपका टॉपिक है पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग मतलब होता है कि किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी आपका जो टेक्स्ट मैसेज दिया है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना। लेकिन आप बोल सकते हैं कि सर समरी और इसमें क्या डिफरेंट है, तो हम आपको बताएंगे। समरी और पैराफ्रेजिंग ये दोनों आपको क्या होता है, डिफरेंट होता है। पैराफ्रेजिंग और समरी दोनों डिफरेंट होता है। समरी में केवल मेन पॉइंट को लिखा जाता है, लेकिन पैराफ्रेजिंग में सारे पॉइंट को लिखा जाता है, लेकिन अपने वर्ड में, दूसरा वर्ड में, जिस वर्ड में सेंटेंस दिया गया है, जिस सेंटेंस में आपका पैसेज दिया गया है, उस वर्ड में नहीं, अपने वर्ड में लिखा जाता है, अपने द्वारा लिखा जाता है, अपने लैंग्वेज में लिखा जाता है। पैराफ्रेजिंग मतलब आपको समझ में आ गया। समरी अलग होता है और पैराफ्रेजिंग अलग होता है। समरी में बहुत सारा पॉइंट को स्किप किया जाता है, समरी में केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखा जाता है, लेकिन पैराफ्रेजिंग में सारे पॉइंट को लिखा जाता है अपने वर्ड में, अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। और पैराफ्रेजिंग में कुछ कुछ सिंबल का भी उपयोग किया जाता है। पैराफ्रेजिंग में क्या होता है, पैराफ्रेजिंग में कुछ सिंबल का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन समरी में कभी भी समरी लिखते समय कभी भी सिंबल का उपयोग नहीं होता है। सिंबल का उपयोग केवल किस में होता है, पैराफ्रेजिंग में होता है। ये पॉइंट आपको माइंड में क्लियर गया। चलते आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिएगा, देखिए ये पैराफ्रेज इज ए रीस्टेटमेंट। देखिए क्या लिखा हुआ है, रीस्टेटमेंट। हम अभी अभी आपको बताए हैं कि जो पैसेज दिया गया है उस पैसेज को पुनः लिखना अपने भाषा में। ये पैराफ्रेजिंग समझ में आया? जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को अपने भाषा में लिखना, इसको बोलते हैं रीस्टेटमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीस्टेटमेंट। समझ में आ गया ना? देखिए ए पैराफ्रेज इज ए स्टेटमेंट ऑफ द, रीस्टेटमेंट ऑफ द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट और पैसेज यूजिंग अदर वर्ड्स। देखिए कितना सटीक वर्ड सेंटेंस लिखा हुआ है। देखिएगा, मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट और पैसेज यूजिंग अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स मतलब तो आप समझ गए होंगे, जो वर्ड में पैसेज लिखा हुआ है उस वर्ड में नहीं, अपने वर्ड में लिखना जाता है, सिंपल वर्ड में। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। देखिए द टर्म इटसेल्फ इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन पैराफ्रेसिस। देखिए ये जो टर्म इटसेल्फ है, इटसेल्फ मतलब
क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ये हम अभी अभी बताए थे कि जो पैसेज दिया जाता है, इस पैसेज को अपने वर्ड में लिखना, यहाँ इसलिए यहाँ पर वर्ड दिया गया इटसेल्फ, अपने वर्ड में स्वयं लिखिए, बिना विदाउट किसी हेल्प का। विदाउट एनी हेल्प मतलब किसी व्यक्ति का हेल्प नहीं। ये जो पैसेज है, इस पैसेज का वर्ड के बिना, जो वर्ड पैसेज में लिखा हुआ है उस वर्ड का उपयोग नहीं करना है, इसीलिए बोला है इटसेल्फ। पैसेज में जो भी वर्ड दिया है उससे अलग हट के लिखा जाता है पैराफ्रेज। ये समझ में आ गया। देखिए, द टर्म इटसेल्फ इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन देखो पैराफ्रेसिस। ये कहाँ से, ये जो इटसेल्फ जो वर्ड है किस कहाँ से लिया गया है, लैटिन से लिया गया है। किस वर्ड से, पैराफ्रेसिस से लिया गया है। किससे लिया गया है, पैराफ्रेसिस से लिया गया है। फॉर ग्रीक में देखे, लेकिन लिया तो गया है, लेकिन इसका मीनिंग कहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। फॉर ग्रीक मीनिंग एडिशनल मैनर ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए क्या लिखा है, इट सेल्फ लैटिन वर्ड से लिया गया है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो ग्रीक में दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, एडिशनल मैनर ऑफ एक्सप्रेशन। एडिशनल मैनर ऑफ एक्सप्रेशन मतलब होता है कि ये जो पैराग्राफ दिया गया है इसका एडिशनल मैनर क्या हो सकता है। मान लें कि आपको हम कहानी किसी और तरीका से किसी स्टूडेंट को सुनाए, आप उसी कहानी को दूसरा एग्जाम्पल देकर स्टूडेंट को सुनाए। देखिए, हम कहानी आपको दूसरा तरीका से सुनाए, अब उसी कहानी को दूसरा टीचर दूसरा एग्जाम्पल देकर स्टूडेंट को बताया। देखिए, कहानी एक ही है लेकिन समझाने का तरीका क्या है, अलग है। यही आपका लिखा हुआ है, देखिएगा। द एक्ट ऑफ पैराफ्रेसिंग इज ऑल्सो कॉल्ड पैराफ्रेसिस। जो देखिए, पैराफ्रेसिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पैराफ्रेसिस। ये तो समझ में आएगा ना। पैराफ्रेसिंग मतलब क्या होता है, जो पैराग्राफ दिया है इसको अपने सेंटेंस में अपने वर्ड में लिखना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराफ्रेसिंग। समझ में आ गया। पैराफ्रेसिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पैराफ्रेसिस। ये समझ में आ गया ना। अगला पॉइंट देखिएगा, ये यहाँ तक तो आप लोग को किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट देखिएगा। देखिए, ये पैराफ्रेस टिपिकली एक्सप्लेन, देखिए, कल रिफाइन द टेक्स्ट दैट इज बीइंग पैराफ्रेज्ड। देखिए, ये तो समझ में आ गया आप लोग को। बहुत सिंपल वर्ड आपका दिया हुआ है। जैसे एक एग्जाम्पल भी हमने आपको दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द सिग्नल वाज रेड माइट टू बी पैराफ्रेज्ड एज द ट्रेन वाज नॉट अलाउड टू पास बिकॉज द सिग्नल वाज रेड। देखिए, मान लें कि आप लोग स्टेशन पर तक गए होंगे, वहाँ पर देखे होंगे सिग्नल रेड दिख रहा है। सिग्नल क्या है, रेड है। इसका मतलब है कि जब तक सिग्नल रेड दिखाई दे रहा है तब तक ट्रेन उस रास्ते से गुजरना मना है। जब ट्रेन तभी गुजरता है जब वो सिग्नल ग्रीन हो जाता है। ये आपको देखिए एग्जाम्पल, तो वो सिग्नल जो है ना, किसका एग्जाम्पल अब है, पैराफ्रेजिंग का ही एग्जाम्पल है। सिग्नल बताया ना कि आप पैराफ्रेजिंग को आप लोग सिंबल के द्वारा भी दिखा सकते हैं। यही आपको दिया हुआ। देखिए, ये समझने के लिए आपको एग्जाम में लिख भी सकते हैं और नहीं भी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समझने के लिए आपको दिया गया है। समझे। देखिएगा, देखिए आगे लिखा हुआ है ए, देखिएगा, ए पैराफ्रेज इज यूजुअली इंट्रोड्यूस विथ द वर्ब, देखो, डाइसेंडिंग और डिक्लेरेटरी। देखिए, एक्सप्रेशन टू सिंगल द ट्रांसलेशन टू द प्रीफ्रेज। ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया। देखिए, आप लोग का ये प्रीफ्रेज जो है इसको सिंबल में भी दिखा सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ब। देखिए, वर्ब किसको बोलते हैं, जैसे कोई भी सिंबल को, जैसे डॉक्टर का भी साइन होता है, किसी प्रकार चाहे तो हम सिंबल को भी, सिंबल के द्वारा भी हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये आपका ट्रेन का एग्जाम्पल एक दिया गया। रेड सिग्नल का मतलब होता है कि ट्रेन को अलाउ नहीं किया गया है कि आप स्टेशन से क्या करो, जाओ। ये जब तक ग्रीन सिग्नल आपका परमिटेड नहीं होता है, ग्रीन सिग्नल का साइन दिखाई नहीं देता है, तब तक ट्रेन क्रॉस नहीं करेगी। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। ये तो आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ से देखिएगा मेन,
जितना हमने अंडरलाइन किया बस उतना लिख लीजिएगा, उससे ज़्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने जितना ऊपर अंडरलाइन किया बस उसी को खाली आप लोग लिखिए। चलिए देखिएगा, उसके बाद आपका गाइडलाइंस फॉर पैराफ्रेजिंग। देखिए गाइडलाइंस फॉर पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग का देखिए कुछ कुछ गाइडलाइन है। पहला पॉइंट देखिएगा, रीड द ओरिजिनल 2 or 3 times until you are sure you have understood it। देखिए पैराफ्रेजिंग लिखते समय पैसेज को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। जब तक पढ़ते रहो तब तक अपने आप में फीलिंग नहीं आ जाए कि हमने मैसेज को 100% समझ गया है। पैराफ्रेजिंग आसान नहीं होता है लिखना, अपने भाषा में लिखा जाता है इसको, ठीक है ना। तो ये लिखने से पहले पैसेज को 2 या 3 बार उसको क्या करना चाहिए, रीडिंग करना चाहिए। 2 से 3 बार पैसेज को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पहला आपका इसका गाइडलाइन समझ में आ गया। देखिए दूसरा गाइडलाइन है क्या है, पुट द ओरिजिनल असाइड एंड ट्राई टू राइट द मेन आइडिया इन योर ओन वर्ड्स। देखिए ये लाइन हम अभी अभी आपको बताएं, पैसेज पढ़कर हमेशा प्रयास करना चाहिए कि जो लैंग्वेज है, जो सेंटेंस है, उसके मीनिंग को अपने भाषा में क्या करें, लिखें। हमेशा प्रयास करना चाहिए। अगला पॉइंट देखिएगा, से व्हाट द सोर्सेस से एंड ट्राई टू रिप्रोड्यूस द सोर्सेस ऑर्डर टू आइडिया एंड एम्फेसिस। ये पॉइंट तो समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, देखिए जितना हम आपको टिक लगाएं बस इसी को उतारिए, बाकी नहीं। देखिए अगला जो पॉइंट आपका है, अगला देखिए, लुक क्लोजली एट अनफैमिलियर वर्ड्स। ऑब्जर्व, देखिए ये अनफैमिलियर वर्ड्स किसको बोलते हैं, कुछ कुछ वर्ड वैसा होता है ना जो कि जल्दी माइंड में नहीं आता है, इसको बोलते हैं अनफैमिलियर वर्ड्स। कुछ कुछ वर्ड वैसा होता है जो कि हम लोग के डे टू डे एक्टिविटी में उपयोग नहीं होता है। तो इस वर्ड को देखकर अलर्ट रहना चाहिए, वहाँ पर सावधानी रहना चाहिए, क्योंकि कुछ वर्ड है जो कि आपको गलती करा देगा। मेजॉरिटी ऑफ वर्ड तो आप जान रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, डेली देख रहे हैं, डेली बोलचाल में उपयोग करें, लेकिन अनफैमिलियर वर्ड हमेशा उपयोग नहीं होता है। तो जहाँ भी देखो कि कुछ एक्स्ट्रा वर्ड आ गया वहाँ पर रुक जाना चाहिए, उसको डीपली स्टडी करना चाहिए, ठीक ना। चलिए देखिएगा, लुक क्लोजली, क्लोजली का मतलब एकदम से बारीकी से देखना चाहिए, उसको निकटतम देखना चाहिए, डीपली देखना चाहिए, इसको बोलते हैं क्लोजली। देखिएगा लुक, देखिए लुक क्लोजली एट अनफैमिलियर वर्ड्स, ऑब्जर्व केयरफुली, उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए, केयरफुली द एग्जैक्ट सेंस इन विच द राइटर यूज द वर्ड्स। ये पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, चेक योर पैराफ्रेज एज ऑफन एज नीडेड अगेंस्ट द, देखिए अगेंस्ट द ओरिजिनल फॉर एक्यूरेट टर्न एंड मीनिंग। ये समझ में आ गया। अगला पॉइंट, चेंजिंग एनी वर्ड और पैराफ्रेज। देखिएगा फ्रेज डेट मैच द ओरिजिनल टू क्लोजली। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, यहाँ तक जरूर आप लोग पढ़िए। अगला पॉइंट देखिए, इसका लास्ट क्या है, देखिए इंक्लूड ए सीटे, देखिए इंक्लूड ए citation for the sure of the information included in the page number so that you can sit, देखिए you can sit the source accurately। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, आप लोग यहाँ तक जरूर आप लोग 100%, ये गाइडलाइन है पैसेज का। ये पैसेज का क्या होता है, आपका पैराफ्रेजिंग का गाइडलाइन है। जब भी पैराफ्रेजिंग लिखो तो इसके गाइडलाइन को क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। इसका सिंपल मतलब होता है इंक्लूड ए सिटेशन फॉर द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द पेज नंबर सो डैट यू कैन सीट, देखिए यू कैन सीट द सोर्स एक्यूरेटली। ये समझ में आ गया, बहुत सिंपल वर्ड लिखा हुआ है। अगला पॉइंट देखिए, even you paraphrase that you must give the credit to the original author। देखिए ओरिजिनल ऑथर, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। एक पॉइंट वैसा भी होना चाहिए कि लास्ट में लिखते समय प्रयास करना चाहिए कि कुछ क्रेडिट हम किसको दे। ये नहीं कि आपने पैराफ्रेज किया तो सारा क्रेडिट खुदे ले लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने किसी ओरिजिनल पैसेज को दे कहीं उसको रीडिंग किया,
समझ आ गया ना। तो क्रेडिट हमेशा किसको देना चाहिए, ओरिजिनल ऑथर। ओरिजिनल ऑथर किसको बोलते हैं, जो ऑथर पैसेज को लिखा है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट पॉइंट पर देखिएगा। देखिएगा ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देख लो, ये आप लोग से पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देखिए डिफरेंस बिटवीन पैराफ्रेज एंड समरी। देखिए ये दोनों में क्या डिफरेंट है, डिफरेंस बिटवीन पैराफ्रेज एंड समरी, ये इंपॉर्टेंट आप लोग एकदम से इसको VVI कह लो, ये एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन पैराफ्रेज एंड समरी, दोनों में डिफरेंट क्या है, तो हम अभी अभी आपको बताएं। पैराफ्रेज में देखिए ये बहुत क्लोज डिफरेंट है। देखिए पैराफ्रेज में जब भी पैसेज पढ़कर और दोबारा लिखना होता है तो इसमें हमेशा अपने वर्ड का उपयोग किया जाता है पैराफ्रेज में। दूसरा, पैराफ्रेज में सारे सेंटेंस का कॉपी किया जाता है। पैराफ्रेज में किसी भी सेंटेंस, किसी भी स्टेटमेंट को छोड़ा नहीं जाता है। लेकिन समरी में क्या होता है कि इसमें केवल मेन पॉइंट को लिखा जाता है। बहुत वैसा सेंटेंस, बहुत ऐसा वर्ड को स्किप किया जाता है, बहुत ऐसा वर्ड को छोड़ भी दिया जाता है। ये पॉइंट आप लोग को क्लियर समझ में आ गया। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन। देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत सिंपल लिखा हुआ है, इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन इन द सोर्सेस। पॉइंट समझ में आया, इंफॉर्मेशन इसमें छोड़ा जाता है बट इसमें सारा लिया जाता है। देखिए नो पार्ट ऑफ द ओरिजिनल इज लेफ्ट आउट। देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है, कोई भी सेंटेंस, किसी भी स्टेटमेंट को लेफ्ट नहीं किया जाता है। आगे देखिए राइटर रिफ्रेज ओरिजिनल इन वन वर्ड्स। ये समझ में आ गया ना, जो राइटर को होता है रिफ्रेज करता है ओरिजिनल इन वन वर्ड्स। ये पॉइंट समझ में आया। अगला पॉइंट देखिए समरी क्या है, इट कंटेन्स ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस ऑफ द ओरिजिनल। ये देखिए समरी में क्या होता है कि केवल इंपॉर्टेंट चीज को लिखा जाता है। समरी में केवल किसको लिखा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज को केवल लिखा जाता है। अगला पॉइंट, यू डू नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल। ये तो जाहिर सी बात है, ये तो मीनिंग ऑफ ओरिजिनल दोनों में चेंज नहीं होता है। मीनिंग ऑफ ओरिजिनल इसमें भी नहीं चेंज होता है, इसमें भी नहीं होता है, लेकिन अपने वर्ड से थोड़ा सा घुमाया जाता है, लेकिन ओरिजिनल मीनिंग 100% चेंजिंग नहीं होता है। अगला पॉइंट देखिए, एंड यू मस्ट गिव क्लियर रेफरेंस एज टू द ओरिजिन ऑफ द आइडिया। ये पॉइंट आप लोग को क्लियर समझ में आ गया। चलिए इसमें तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नोट मेकिंग पढ़ाएंगे। ये आप लोग का वीडियो नंबर कितना था, 2। ये आपका वीडियो नंबर कितना है, 2। और ये आपका वीडियो नंबर 3 में हम आपको बताएंगे। नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। जितना भी स्टूडेंट है आप लोग पढ़िए लिखिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट में मेंशन कीजिए। यदि आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो हम आपको एक बार फिर से बनाएंगे, लेकिन आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा, ठीक ना। ठीक, सभी को थैंक यू। जितना भी कॉमर्स का स्टूडेंट है आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग को भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा। ठीक, सभी को थैंक यू।